भैया जी कहीं देश को जवाब दो। तमाम सारे लोग जिस नाम से भी जैसे भी जुटते हैं उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। म्यूजिक के लिए मैंने कहा कि रोज लोग कुछ ना कुछ आते हैं, रोज आ रहे हैं मेरे पास जुड़ने के लिए, लेकिन अगर आपको भी गाने का शौक है, आप भी आना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, इस टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यू आर वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे आज। खबर दो जगह से है, एक खेल के मैदान से है और एक राजनीति के अखाड़े से है। मैं जहां से बोलिए वहां से शुरू करूं, वैसे मेरा मन जो है खेल के मैदान से बात शुरू करने से है। खेल के मैदान से शुरू करूंगा। आप हमारी ही तरह आदमी हैं सर, पॉजिटिव सर। जिंदगी में सोचिए पॉजिटिव तो होगा, लेकिन इशारा इसलिए करना पड़ता है। आप करिए, बिल्कुल करिए, लेकिन जब मौका, लेकिन सर आप अगर डिस्टर्ब करेंगे तो फिर मैं क्लैप नहीं कर पाऊंगा, और आप बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, है ना मेरी। हाँ, तो आप बैठिए। कहां से आना हुआ वैसे आपका? आसनसोल, धनबाद से हैं, कोयला की जगह से हैं। तो हीरे की तरह चमकिए, क्यों काले की तरह चमक रहे हैं आप? आदत है तो आदत को सुधारिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। खेल के मैदान से मैंने कहा, कभी कभी राजनीति की आवाज जो आती है बड़ी धुंधली सी होती है, लेकिन खेल के मैदान से आवाज बहुत साफ और स्पष्ट आती है। अरशद नदीम ने भाला फेंका, लगभग 93 तक फेंक दिया, 93 तक। बोले वो दूसरे तीसरे वाले में जरा गड़बड़ हो गया, वरना तो मैं 95 तक फेंक देता। पाकिस्तान के भाला फेंक है। और हमारे पास टोक्यो का गोल्ड मेडल था। नीरज फेंकने आए। दोनों लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, दोनों लोग भाई की तरह प्रेम करते हैं। बात ये नहीं थी, बात कुछ और है। दोनों की माओ ने जो कहा, असल वजह वो है। मैं वहां इशारा कर रहा था आपसे कि खेल के मैदान से और कभी कभी रसोई के पास से जो आवाज आती है वो बड़ी स्पष्ट होती है। राजनीति के मैदान से या राजनीति के अखाड़े से आई हुई आवाज कभी कभी बड़ी धुंधली लगती है। अरशद की मां ने कहा, कोई बात नहीं नीरज, अगली बार जीतेगा। और हर बार तो अरशद हारा ही है नीरज से। ये बात नदीम साहब ने खुद कही, जो भाला फेंक रहे थे। बोले मैं तो हर बार हारा। कॉमनवेल्थ में पहली बार गुवाहाटी में मिला था मैं उनसे, 2016 की बात है। तब से लगातार मैं हारा, लेकिन ये एक पहला मौका था जब पेरिस में वो गोल्ड जीते और मैं सिल्वर। नीरज पहली बार सिल्वर जीत के आए। लेकिन दोनों की मां ने जो बात कही वो बहुत दूर तक रेखा खींच गई, और सोचने वाले समझने वाले सोचे कि ये बात होती है। वैसे तो वो दुश्मन देश है, लेकिन वहां की एक मां ने जो बात कही वो कितनी स्पष्ट और कितनी साफ और सुथरी बात थी। उसने कहा कि बेटा है मेरा वो भी नीरज, नीरज भी मेरा बेटा है। और अरशद की मां ने कहा, जिन्होंने भाला फेंका, स्वर्ण पदक जीता, कोई बात नहीं, वो दोनों दोस्त हैं, भाई की तरह हैं। नीरज से हमेशा अरशद को भाई का प्रेम मिला है। लेकिन राजनीति के जब अखाड़े में बात आती है तो कितनी काली और कभी धुंधली नजर आती है कि कभी कभी बड़ा दिल दुखी होता है। बहरहाल बातचीत का सिलसिला जहां से मुझे शुरू करना था मैंने शुरू किया। आप सारे लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन लोगों ने मुझसे एक बात और कही कि आपने ये जिक्र तो किया, लेकिन बांग्लादेश के बारे में कुछ नहीं बोला आपने। मैंने इसीलिए इशारा किया। बात तो मैं पाकिस्तान और हिंदुस्तान से कर रहा था, लेकिन मैं इशारा बांग्लादेश की ही तरफ कर रहा था। जिनको समझ में आया होगा जरूर समझ में आया होगा। वहां अल्पसंख्यकों के बारे में निश्चित तौर से चिंता है, दुख है। हिंदुओं के साथ जो माइनॉरिटीज के साथ बांग्लादेश में हुआ या हो रहा है या सोचा जा रहा है, बहुत दुखद है, बहुत दुखद है। और ये इस बात की ओर इशारा करता है कि आप बड़े मुल्क तभी बन सकते हैं जब आपके यहां अकलियत फले फूले और खुशहाल नजर आए। और इसका उदाहरण भारत है, इसका उदाहरण भारत है। बहरहाल आज बातचीत करनी है मुझे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। सिसोदिया जी 17 महीने बाद बाहर आए और हंसता हुआ चेहरा था। बाहर आए, भावुक हुए, परिवार के लोगों से मिले, भावुक हुए, पार्टी के मुखिया से मिले, अभी नहीं मिले, लेकिन उन्होंने कहा कि सारथी वही हैं, हम तो सिर्फ घोड़े हैं, सारथी वही हैं। और वो जब आएंगे तो जिस तरफ हाँकेंगे हम लोग उस तरफ हाँकेंगे।
बजरंगबली जी के मंदिर के दर्शन किए, तमाम सारी बातें हुई। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जेल जो है वो अपवाद है, बेल जो है नियम है, तमाम सारी बातें हैं। आज इसी पे बातचीत होगी और इसी से मैं तारुफ पहले कराना चाहूंगा। एसएन सिंह साहब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ईशान त्यागी जी कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ईशान। चिराग सेठी जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे तो खुश तो नजर आ रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो मेरा चेहरा उतरा हुआ नहीं होना चाहिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिव्यांशु पांडे जी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, शो में आते रहे हैं, बहुत दिनों बाद आ रहे हैं आज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शैलेंद्र दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अमित श्रीवास्तव, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैं शुरू करता हूं और ये आप पे छोड़ता हूं, तमाम सारे लोगों पे, कि वो कहां से बात रखना चाहते हैं, खेल के मैदान से, ये राजनीति के अखाड़े से, यहां जहां से वो अपनी बात कहना चाहते हैं वो। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, नमस्ते, क्या नाम है आपका? रिचा। रिचा जी कहां से रहने वाली हैं? गाजियाबाद। गाजियाबाद के। तो आज कैसे आना हुआ इधर? ऐसी बच्चों के साथ आ गए। कुछ कहना चाहती नीरज चोपड़ा से लेके राजनीति, आम आदमी पार्टी या देश, या क्या कुछ जो आपको सोचती हैं, समझती हैं? जी वैसे तो सब टॉपिक पे कुछ ना कुछ है मेरे पास कहने के लिए। अच्छा, तो आगे आइए थोड़ा, आगे थोड़ा आगे आ जाइए। हाँ जी। फिलहाल मैं नीरज चोपड़ा के लिए कहना चाहूंगी कि मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। जी। और पता नहीं शायद क्रिकेट देख देख के कुछ आदत हो गई है कि खुशी तो बहुत थी नीरज चोपड़ा सिल्वर जीते, पर गोल्ड जीतते तो अलग बात थी। तो पाकिस्तान जीता, उन्हें भी बहुत बहुत मुबारक, बड़ी इच्छा थी कि इंडिया ही लेकर आए गोल्ड। बड़ी इच्छा थी कि इंडिया गोल्ड लेके आए, लेकिन उनको भी मुबारकबाद, पाकिस्तान ने जीता गोल्ड तो उनको भी मुबारकबाद। नमस्ते, कहां से आना हो रहा है? त्रिलोकपुरी से। तो आज इधर कैसे? मंदिर आए थे। क्या नाम है आपका? कुणाल। कुणाल जी, कुछ बोलना है या बस सिर्फ अभी सिर्फ देखेंगे? अच्छा देखिए, जनाब आप कहां से? आगरा से। आगरा से, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं बोलना चाहते? बड़े संतुष्ट लोग आज आए हैं हमारे शो में। 9871205883 ये नंबर है जो बड़ा अक्सर मैं बोलता हूं। आज वो दोनों पति पत्नी मौजूद हैं, अपने 18 महीने के बच्चे के लिए, वहंत जैन के लिए पैसे इकट्ठा कर रहे हैं। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक IT एक्सपर्ट है और 17.5 करोड़ रुपए इकट्ठा करने के लिए एक बार फिर से हमारे शो में मौजूद हैं। आप बोलिए जी, जनाबे अली। नाम? मेरा नाम, बोलिए ना। मेरा नाम पीयूष श्रीवास्तव है सर। जी पीयूष जी, क्या काम करते हैं? मैं एज ए बिल्डर गुड़गांव में हूँ सर। बिल्डर गुड़गांव में, जी ठीक तो हैं आप? हाँ हाँ 100% सर। अच्छा बोलिए। मैं पहली बात तो नीरज के लिए सबसे पहले क्लैप करना चाहूँगा सर। नीरज हैज डन अ वेरी गुड वर्क, ठीक है। थोड़ा सा मेरा कंसर्न ये था कि जी जो मनीष सिसोदिया जी के ऊपर जो इल्ज़ाम लगा हुआ है, वॉज इट जस्टिफाइड और वॉज इट नॉट जस्टिफाइड? दैट वॉज ओनली माई कंसर्न। अच्छा, साहब भी बैठे हुए हैं, हाँ। ठीक है ना। आपको क्या लगता है 17 महीने जो जेल के अंदर? सर देखो, मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है बुरा मान जाए, कोई बुरा मान। बोले अगर मैं कुछ बोलूंगा तो हो सकता है बुरा मान जाए। ये बड़े बारीक आदमी हैं। श्रीवास्तव जी धनबाद से आए हैं। मैंने सबसे पहले इनसे पूछा था आप ठीक हैं, तो बोले हाँ ठीक है, मोटा मोटी ठीक है। जी कहां से हैं आप? मैं फरीदाबाद से हूँ, मेरा नाम दीपक त्रिपाठी है। दीपक त्रिपाठी जी, आज मैंने शो जानबूझ के इधर से शो शुरू किया, आज मैंने उधर से शो नहीं शुरू किया, जनता से शो शुरू किया। त्रिपाठी जी क्या काम करते हैं? मैं पहले जॉब करता था, आजकल अपना काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी डीलर हूँ मैं। प्रॉपर्टी डीलर है? उधर बिल्डर खड़े हैं, इधर नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो ज्वाइंटली कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाना चाहते हैं, वो आप अपना अलग बनाइए या अलग बनाएंगे? हाँ जी, तो कैसा चल रहा काम? काम तो अभी मंडा ही चल रहा है। मंदा चल रहा है, अभी थोड़ा सा उठेगा जब नवरात्रि आएगी। हाँ, ये रक्षाबंधन के बाद हाँ वो उठ जाएगा। अरे आप क्या सोच रहे, मैं अनभिज्ञ आदमी हूँ? इतने 50 आदमी से रोज मिलता तो मुझे मालूम होता धंधा कब उठेगा, धंधा कैसे उठेगा, ये मुझे सब पता है ना। सही है ना साहब, मैंने बोला सही। नवरात्रि में एक एक सिक्का देंगे आप लोग, कहीं आइए बिल्डर लीजिए और ये सिक्का ले लीजिए। हाँ त्रिपाठी जी क्या बोलना चाह रहे थे? मैं नीरज जी और अरशद नदीम जी के बारे में बोलना चाहूँगा। नॉर्मली हम क्रिकेट में बोलते हैं कि इंडिया बाप है और पाकिस्तान बेटा है, हाँ। लेकिन यहाँ मैं बोलना चाहूँगा कि दोनों हम भाई भाई हैं और दोनों जीते हैं। मेरे को दोनों के लिए बहुत ही खुशी है, वो गोल्ड जीते वो सिल्वर जीते।
मैंने लाइव देखा था पूरा, हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा था मेरे को। और बड़ा विनम्र लग रहे थे, मुझे अरशद देख के बड़े विनम्र लग रहे थे। दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त लग रहे थे टीवी पे। हाँ। और बड़ा देख के अच्छा लग रहा था। कोई भी गोल्ड जीते, कोई भी सिल्वर जीते, हमें बहुत अच्छा लगा। कोई भी जीते, ये जनता है साहब, और ये जनता की भावनाएं हैं। अब ये तो बात जरूर है, कसक तो रह गई है, जीतना तो मैं गोल्ड ही चाहता था और नीरज जीते ये भी चाहता था, लेकिन अब ठीक है, जिसने भाला दूर तक फेंका वही जीतेगा। मूड बनना है क्या कुछ? हाँ? बनेगा मूड? चाय वाय पिलवाएं? नहीं, चाय वाय पिलवाएं? नहीं, माथा पच्ची नहीं, मैं कह रहा हूं चाय पिलवाएं, मूड बनेगा। जी, सबसे पहले आम आदमी पार्टी जी, योर टर्न। हाँ जी, एक छोटी सी कविता से शुरू करूंगा। बहुत स्वागत है आपका। आम आदमी की आवाज ने राजनीति को पलट दिया, अरविंद केजरीवाल की सोच ने दिल्ली को बदल दिया। आज उस सोच को रोकने के लिए ये सीबीआई ईडी को जो मुकदमा लाया गया, और भाई साहब को जो सवाल था क्या उसमें है, तो मैं बता देता हूं भाई साहब, 50,000 पन्ने, 500 से ज्यादा विटनेसेस, और कहीं पर भी जाकर कुछ नहीं मिलता। 2 साल 17 महीने मनीष जी को जेल में रखा, 2 साल से जांच चल रही है, कुछ नहीं मिलता। ये सारा का सारा मामला था एक आम आदमी को आपकी सेवा करने से रोकने के लिए। आपके लिए अच्छे स्कूल ना बने, आपके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक ना बने, आपके लिए अच्छे अस्पताल ना बने, उसके लिए किया गया था। इसका जवाब आप लोग अब देंगे उन लोगों को जिन्होंने अरविंद जी को जेल में रखा है, जिन्होंने मनीष जी को 17 महीने जेल में रखा, वहां रखा जहां उनकी बीवी से वो नहीं मिल सकते थे, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, सिर्फ इस द्वेष के लिए कि वो दिल्ली के लिए अच्छा काम ना कर सके। तो अब ये जवाब आपको देना है। और दूसरी चिराग जी, मैं एक बात पूछना, बाकी रही बात नीरज और पाकिस्तान अरशद की, तो भाई भाई लड़ सकते हैं, पर बाहर जब लड़ाई होगी तो दोनों भाई साथ लड़ेंगे। तो आया तो ये घर में ही है। और अरशद ने यही बात कही, बोली मुझे अच्छा लगा पाकिस्तान के भाला फेंक हैं। उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में ही तो आया गोल्ड और रजत, और इसको देख के पाकिस्तान में भी और इंडिया में बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, तो अच्छी बात थी। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछा, जब आप बोल रहे थे कि क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी ये अफोर्ड कर सकती है कि अच्छा ना हो, मतलब आपने कहा कि इसलिए उनको जेल में डाल दिया गया कि वो अच्छे स्कूल ना बना पाए, अच्छे अस्पताल ना बने, अच्छा काम ना हो, तो क्या कोई सरकार जो अपोनेंट भी है, आप तो केंद्र की तरफ इशारा कर रहे हैं, अफोर्ड कर सकती है जबकि चुनाव लोकसभा के नजदीक हो तब? बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए ना, हरियाणा में 60,000 स्कूल बंद कर दिए गए। वो बच्चे कहां जाएंगे? उनको प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ना पड़ेगा, हेवी फीस देनी पड़ेगी। I've taken your point. Now the BJP. देखिए, शुरुआत हम वहीं से कहते हैं, हालांकि ये लोग तो रामायण को गाली देते हैं, हम रामायण से शुरू करते हैं। तो बजरंग बली जी के अवसर गए, कहाँ गाली देते हैं? सुन तो लीजिए, सरकार हमारा तो बजरंग बली जी के मंदिर में गए। सरकार समय हमारा शुरू हुआ है। हंसब ठठाई फुलाइब गालू, एक संग नहीं होए भुआलू। भाई दोनों एक साथ कैसे हो सकता है कि आप अपराध भी करेंगे और जेल में भी नहीं जाएंगे? और जानते हैं प्रतीक जी, जेल से आने के 2 ही रास्ते होते हैं, या तो बेल पे आदमी बाहर आता है, या तो बरी होकर आता है। मुझे लगता है कि बेल पर आए, बरी होकर नहीं आए। 10 लाख रुपए का मुचलका, और अभी भी हफ्ते में 2 बार जेल में जाना है, मतलब थाने जाना है, और बाहर जाना नहीं है। मुझे लगता है कि इसको बेल कहते हैं, बरी नहीं कहते, पहली बात। और कौन रिप होई हमें का हानि, जनता को क्या है हानि और लाभ है इससे? अरे भैया, जब बाहर थे तब भी शीश महल बनाए, जब मंत्री थे शिक्षा के, और शराब का घोटाला कर दिया। हम तो यही कहेंगे कि भाई पानी नहीं रहता है तो भी लोग दिल्ली के मर जाते हैं, जब पानी हो जाता है तो भी दिल्ली के मर जाते हैं। आज चर्चा इस बात पर होनी चाहिए कि इनकी पार्टी में आधे लोग खुशी मना रहे हैं और आधे लोग रो रहे हैं। अब रो कौन रहा है? जो ये मैं आपसे पूछ रहा था, आप रोने वाले में हैं, खुशी बनाने वाले में? नहीं, हम लोग तो जनता है। पैर मैं आ गया, पैर फिसल गया तो हरिगंगा, पैर फिसल गया हरिगंगा। ये बहुत अच्छी बात है। मैं तो बस जानना चाह रहा था बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू, इनके प्रवक्ता को जानता हूं, उत्तर प्रदेश से आते हैं सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत है। मैं कांग्रेस को एक मौका देना चाहता हूं, द डिबेट विल ओपन। सुप्रीम कोर्ट के आज वकील साहब भी बैठे हैं हमारे साथ, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं डिबेट में या अपनी बात कहना चाहते हैं, हाथ उठाएंगे। आगरा वाले भैया। हाँ जी प्रतीक जी, जिस तरह से कल ये फैसला आया है, हाँ जी स्वागत। वो एक बहुत बड़ा तमाचा है केंद्र सरकार के मुंह पे और भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे। वो किस लिए है, मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पिछले 10 सालों में हमने देखा किस तरह से केंद्रीय एजेंसियों का, संवैधानिक संस्थाओं का
और इन ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल विपक्षियों के खिलाफ, कुछ पत्रकारों के खिलाफ और सिविल सोसाइटीज के जो लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमे दायर करने का काम किया। ऐसे हजारों मुकदमे हैं और इसका प्रमाण हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने दिया, जब उच्च न्यायालय ने यह बोला है कि 5000 केसेस आपने दायर कर दिए, ईडी को बोला है, और उसमें कन्विक्शन जो हुई है वो केवल 40 केसेस में हुई है। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से द्वेष की राजनीति, घृणा की राजनीति और नफरत की राजनीति देश में कर रही है। अब आइए दूसरी बात पे, देखिए जो ये पूरा मुकदमा है इन पर मनीष सिसोदिया जी पे, उसमें ईडी ने क्या किया? ईडी ने उसमें यह किया है कि जैसी बेल की बात आती है कि हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, हम सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, तो एक वो बात है ना कि डेट नहीं बताएंगे, ये लोग डेट आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने ईडी के जरिए ये करने की कोशिश की और इसी का फल इन्हें भी मिला है। आप देखिए किस तरह से झारखंड में हेमंत सोरेन जी को लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने जेल में भेजा, 5 महीने जेल में रहकर आए। किस तरह से इन्होंने संजय राउत जी, मैं 10 सेकंड बस जवाब ले लीजिए। जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाली पार्टी के प्रवक्ता का बयान देखिए, बिल्कुल बयान देखिए। मैं स्पष्टता से एक एक चीज बताऊंगा। प्रतीक जी, ये पूरे जनता पूछना चाहती है और जानना चाहती है कि क्या प्रवक्ता, क्या नेता जब हिंदुओं को हिंसक कहते हैं और हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, एक भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। ना इनका नेता बोल रहा है, ना इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं। प्रतीक जी, मुझे गर्व है मेरे को हिंदू होने पे, और ये किस बात से कह रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए हमारे से। ये क्यों बोल रहे हैं जॉर्ज सोरोस से फंडेड वाली पार्टी? इन्हें कौन सा प्रमाण है इनके पास? इनसे पहले तो ये पूछिए, अगर नहीं है तो इनको माफी मांगनी पड़ेगी कांग्रेस पार्टी पे लांछन लगाने के लिए। और दूसरी बात, ये बात करते हैं जॉर्ज सोरोस की, जो लोग इलेक्टोरल बॉन्ड में हजारों करोड़ रुपए का चंदा ले गए, चंदा लेके धंधा देने का काम किया, वो कम से कम इस तरह की बातें तो ना करें। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो माफी मांगिए सार्वजनिक तौर पे इसी डिबेट में मेरे से। जानते हैं एक पटकनवा पहलवान होता है, उसको कितनी बार भी पटक देंगे ना, उठ के आके खड़ा हो जाएगा कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, कहेगा कि मैं लड़ने के लिए तैयार। 50 बार माफी मांग चुके हैं लोग। सुनिए, माफी क्यों मांगे? जो जॉर्ज सोरोस कहता है वही काम ये भी कर रहे हैं। जॉर्ज सोरोस तथ्यों पे बात होगी। भारत में लोकतंत्र है नहीं। मैं बोल दूंगा, तथ्यों पे बात होगी। राहुल गांधी जी इटली में है कि भारत में है? हमें लगता है प्रतीक जी भारत में होंगे, और इतनी बड़ी भारत में ही है और प्रधानमंत्री के सामने बैठ के वो बैठक में हिस्सा थे। इसीलिए कह रहा हूँ, हर विषय पर बोलने वाले राहुल गांधी जी और उनके प्रवक्ता बांग्लादेश पे क्यों नहीं बोल रहे हैं? बांग्लादेश की जो एक एजेंसी है उसके साथ आप जाकर मीटिंग कर ले रहे हैं, और हिंदुओं पे वहां घटनाएं हो रही, एक शब्द नहीं बोल रहे। हिंदू आतंकवादी हो जाएगा, हिंदू हिंसक हो जाएगा, लेकिन हिंदू अच्छा हो सकता है ये नहीं बोल सकते। मैं देखो आज डिबेट एक बात बहुत जरूरी है, देखिए किस तरह से आपके राष्ट्रीय चैनल पे एसएन सिंह साहब ने, क्योंकि इनको पढ़ाया जाता है भारतीय जनता पार्टी में, इसी तरह से झूठ बोलना है, इसी तरह से झूठ कहा, तथ्यों पे बात होगी। बात इन्होंने नहीं करी, ऊपर से बांग्लादेश की इन्होंने बात करी। बांग्लादेश में कांग्रेस पार्टी ने यही बयान दिया है कि हमें चिंता है, वहां पे हिंदुओं की भी चिंता है, हमें माइनॉरिटीज में क्रिश्चियंस की भी चिंता है, हमें माइनॉरिटीज में बुद्धिस्ट की भी चिंता है। वहां पे सरकार को यह देखना चाहिए कि आपके नजदीकी मुल्क में ऐसा हो गया और उसके बाद आपको पता तक नहीं चला आपकी एजेंसी। अरे रुको, अरे मैं इनको जवाब दूंगा, मैं इसीलिए तो पहाड़गंज से भागा आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहे हो? पहाड़गंज से भागा आ रहा हूँ, आरा काशा रोड से। वो कैलाश पर्वत कहाँ है तुम्हारा? मैं आपको बता रहा हूँ, गाड़ी वहाँ खड़ी है हमारी। मैं आज कांग्रेस के नेता को बता रहा हूँ, जब गांजा में हुआ था अब इधर से इजराइल से, तो इनके नेता राहुल गांधी, गाजा वही, इनके नेता राहुल गांधी जी कह रहे थे वहाँ पर जो मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। उसके बाद यहाँ बांग्लादेश में इनके नेता जो है ट्वीट किए राहुल गांधी जी, उसको मुबारकबाद तो दिए प्रधानमंत्री को जब नया बना है, उसमें हिंदुओं का जिक्र नहीं किया। अरे भैया, प्रधानमंत्री ने भी राहुल गांधी हिंदुस्तान में राहुल गांधी प्रधानमंत्री। मेरे भाई थोड़ा सा तुम नहीं तय करोगे, तुम नहीं। अगर हिंदू विरोध करता है राहुल गांधी का, हिंदुओं के लिए एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो। अब तुम नेता भी बन चुके हो और अभिनेता भी बन गए हो। गाड़ी चलाना छोड़ दो। अब सुनो मेरी बात,
आराम से। हाँ जी, बिहार से कह रहे हैं चुनाव, ने बिहार से नहीं लड़ पाएंगे, ये तय करेंगे ये। लेकिन एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, बहुत चुपचाप, हल्ला नहीं, धैर्यपूर्वक। और डिबेट जो होती नहीं नहीं है, कलाकारी ना करो, ये इसके रुको, चुपचाप। मारा जा रहा है और आप उसी समुदाय के देश पर आकर के उसकी फिक्र नहीं करते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैंने जहां से डिबेट शुरू की थी, मैं आ रहा सर, मैं आपको आई विल कम टू यू, जहां से सर मैंने डिबेट का आगाज किया था और कहा था कि मैं कहां से शुरू करूं, खेल के मैदान से या राजनीति के अखाड़े से, और सबने कहा कि खेल के मैदान से शुरू करिए। और मैंने अरशद नदीम का नाम लिया और नीरज चोपड़ा का नाम लिया। दोनों की माओं ने दोनों को बड़ा स्पष्ट अपनी बात कही। वो मेरा बेटा है, एक ने कहा नहीं वो बेटे ही जैसा है, एक ने कहा दोनों दोस्त हैं। यहां से संदेश शुरू होता है, लेकिन राजनीति के अखाड़े में आते आते बात तब्दील हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश में या माइनॉरिटीज के साथ हुआ वो मैंने सेंटेंस नहीं बोला, मैंने स्पष्ट बोला और कहा कि मुल्क बड़ा तब होता है, उसकी मयार तब बड़ी होती है जब उस मुल्क में अकलियत और उस मुल्क में अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार होता है। तो जो बांग्लादेश में हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये मैंने बार बार कहा और इसको बहुत स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए हल्ला नहीं, बहुत धैर्यपूर्वक बात होगी। जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील। यहाँ पर अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की बात हुई, वह उस खेल की छाया राजनीति में दिख रही है जो कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी का टीम भी कहती थी, आज जुगलबंदी दोनों पार्टियां कर रही हैं। तो ये भाईचारा यहाँ पे दिख रहा है। जहाँ तक प्रश्न है बेल का, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जिस तरीके से बात रखी जा रही है कि सत्य की जीत हुई, मैं आपको बता दूं मनीष सिसोदिया एक शिक्षा मंत्री होने के नाते यहाँ पर शिक्षा की स्थिति ठीक कर पाए हो या ना कर पाए हो वो दूसरा विषय है, लेकिन एक बढ़िया कानून तो हमें मिला कि अगर ट्रायल में अगर डिले हो रहा है तो व्यक्ति को बहुत दिन तक जेल में नहीं रख सकते। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2023 में 8 महीने का समय तय किया था कि इन्वेस्टिगेशन ट्रायल को कंप्लीट करें ताकि उनको कर पाए, लेकिन वो चीज पूरी नहीं हुई। इसका कहने का आशय यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी यह चाहती थी कि व्यक्ति जेल में रहते हुए पूरा ट्रायल खत्म हो जाए, वो नहीं हो पाया। वह तो फेलियर ईडी की ही है। 8 चार्जशीटें फाइल हुई हैं जिनकी बात ये कह रहे हैं। जो भाई साहब ने कहा वो यह है कि यहाँ पर बरी नहीं किया गया, यहाँ पे बेल दी गई है और सिर्फ बात पूरी होने दें। और बेल देने का कारण सिर्फ एक है कि ट्रायल समय से पूरा नहीं हो रहा, बहुत विलंब हो रहा है, बस इतनी सी बात है। राइट। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने देखा सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है, वो टिप्पणी सीधे मैं देख पा रहा हूं कि आखिर 17 महीने जेल में रह गए और वो सीधे कह रहे सांप और सीढ़ी का खेल हो रहा है। हम यहाँ से अगर लोअर कोर्ट को कहते हैं, देखिए मैं दलगत भावना से बिल्कुल ऊपर उठ के जो ये टिप्पणी रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट परेशान है कि निचले लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट वो जमानत नहीं दे रहा और जमानत याचिकाओं की अंबार लग गई है सुप्रीम कोर्ट में। यह स्थिति बड़ी भयावह है। दूसरी चीज, ईडी और सीबीआई वो इस पूरे मामले को भटकाने में लगी है। जस्टिस गवाई और जस्टिस विश्वनाथन, इन लोगों ने जो टिप्पणी की है वो हमारे जांच एजेंसियों पे वो टिप्पणी काफी गहरी है। जब अभी एसएन सिंह जी ये लाइन कह रहे हैं कि भी बरी होके आते हैं, अरे बरी होके तो तब आते हैं ना जब उनकी ट्रायल शुरू होती है, ट्रायल ही आप शुरू नहीं होने दे रहे हैं। प्रतीक जी, हमारे माननीय गृह मंत्री को 12 साल लगे थे ट्रायल खत्म करने में, 12 साल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये ट्रायल चलता रहेगा। आज जज क्या कर सकता है? आज जज आपको बेल दे सकता है। जज ने आपको बेल दिया, ट्रायल होगा, ट्रायल खत्म होगा, उसके बाद बाइज्जत बरी करेंगे, फिर यहाँ आके आपसे बात करेंगे। पॉइंट वेरी वैलिड पॉइंट। जी मैं आ गया। राहुल लाल जी ने जो बात कही कि उसमें टिप्पणी की गई है, टिप्पणी बिल्कुल भी नहीं की गई है। उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है जहां 1 लाख पन्ने हो जिस चार्जशीट के अंदर, उसका अवलोकन करना सरल नहीं है, इसलिए समय लगेगा, ट्रायल में समय लगने वाला है। जहां तक आप कह रहे हैं बेल देने की बात, मैं आपको बिल्कुल ईडी क्या करना, आपको तो भ्रष्टाचार ही नहीं करना चाहिए था, आप भ्रष्टाचार होना नहीं चाहिए था। मैं आपको बता दूं कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी मेरिट पर बेल नहीं दिया है, सिर्फ इस पर दिया है कि ट्रायल कंप्लीट नहीं हो रहा, इसलिए छोड़ना आवश्यक। राइट, मैं आ गया। क्या है, क्या बोलना है? मुस्लिम के बारे में। क्या नाम तुम्हारा? अरुण गुप्ता। अब बोलना किस पे है?
खा क्या रहे हो मुंह में? हाँ? हाँ? कौन चीज? उससे क्या होता है? एंजॉय होता है। अच्छा जा रहे हो बेटा तुम, हैं? यहाँ लोगों के प्राण निकले जा रहे हैं पसीना से, तुम्हारा एंजॉयमेंट हो रहा है। यही है गड़बड़ जी। सर केजरीवाल जी अपनी परफॉर्मेंस से सरकार चलाते हैं ना, खालिस्तानियों से मिलके पंजाब में और दिल्ली में सरकार बनाई है सर। देखिए ना यू हैव टू, नहीं सर, ऐसी कोई टिप्पणी नहीं, मैं ऐसी कोई टिप्पणी स्वीकार नहीं करूंगा। सुप्रीम कोर्ट को मैनेज करते हैं तो फिर पहले ही जमानत करवा लेते ना, पहले जमानत करवा लेते अगर कोर्ट से ही होता तो। कोर्ट ने कहा इसी बात को ना, कोर्ट ने तो इसी बात को कहा कि आप चार्ज नहीं प्रेस कर पाए। उनको एक तरफ तो ये बोलते हैं कानून को मानते हैं, एक तरफ बोलते हैं कानून को नहीं मानते हैं। अगर इनको नहीं, ये नहीं कहा इन्होंने कानून नहीं मानते, इन्होंने कहा कानून को मानते हैं। अमित जी, सर कांग्रेस पार्टी का समझ नहीं आ रहा, जब मनीष सिसोदिया अंदर जाते हैं कहते हैं हमने भेजा, हमने केस किया था, जब बाहर आए तो पलट के कहे बीजेपी वाले। अब आई डिबेट तो अब आई, बहुत देर बाद में आ गया। आपका साइकिल कब जी हो आप डिबेट ना अंदर आ गया डिबेट तो अब शुरू हुई जी। डिबेट तो अब ये भी शुरू हो गई है कि जिसको आप भारत रत्न लेना चाह रहे थे मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे दीजिए, मनीष सिसोदिया को चीफ मिनिस्टर बना दीजिए, सारे विभाग। ये आपने भारत रत्न वाली बात क्या की? अरविंद केजरीवाल ने कहा था मनीष सिसोदिया इतना अच्छा काम किए हैं कि इनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो जब अरविंद केजरीवाल जी को इतना योग्य मिलते हैं मनीष सिसोदिया लग रहे हैं, तो आज दिल्ली में नालियां इसलिए साफ नहीं हो पा रही है क्योंकि कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो पा रही है। कैबिनेट की मीटिंग इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि मुख्यमंत्री जेल में बैठ के इस्तीफा नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल आज इस्तीफा दे दे, मनीष सिसोदिया को बना दे, और इनके सौरभ भारद्वाज तो कही रहे ना हम तो खड़ाऊ रख करके सेवा कर रहे थे, तो भैया खड़ाऊ जिनका उनको लौटाओ, चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया को बनाओ। लेकिन आपने गलती से एक बात अच्छी कह दी थी, सही, उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता से मिले मनीष सिसोदिया। अब वो तय नहीं हो पा रहे हैं वो नेता बन चुकी हैं या मनीष सिसोदिया के आने के बाद वो नहीं बन पाएंगी, ये सबसे बड़ा कष्ट। अमित जी, चालाकी अच्छी होती है लेकिन जो कोई माफी मांग ले तो जरूरत से ज्यादा चालाकी दिखाना अच्छी नहीं होती। जी मैंने बोल दिया जी मैंने जस्ट शैलेंद्र जी आइए, शैलेंद्र जी जरा उधर हल्ला में जाना बिल्कुल। प्रतीक जी, मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है जब आधी अधूरी बात की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला, वो जो बेल के लिए जो ऑर्डर पास किया है उसमें कंडीशनल बेल है। भाई मैं एडवोकेट भले ही नहीं हूं लेकिन तथ्य सुनिए, कंडीशनल बेल, 3 कंडीशन, और सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि मनीष तो कंडीशंस होती हैं। अरे सबसे बड़ी कंडीशन सुनिए ना सर। समाज में कहा, समाज में गहरी जड़ है। मैं अभी बोला नहीं, बोला नहीं, इन्होंने बोला नहीं। शैलेंद्र जी की एक खूबी है, वो कहीं किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। उसमें जोड़ दिया है तथ्य सर। नहीं, मैंने तो कह दिया ना कि कंडीशनल होती है। अगर मैं बोलूंगा आपकी बोलती बंद हो जाएगी। सुन लीजिए, 3 कंडीशंस में जो सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि आपका पासपोर्ट जो है जमा रहेगा, बाहर नहीं जा सकते। जो लेकिन आपने एक बात नहीं बताई शैलेंद्र जी, कोर्ट ने तो ये भी कहा कि इनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं समाज में कि ये कहीं भागेंगे नहीं। सब इस कोर्ट ने तो ये भी कहा, तो ये नहीं कहा आपने। नहीं, एक मिनट, ऑर्डर में नहीं है। अरे ये तथ्य है, रिपोर्टिंग में है। अरे ऑर्डर में नहीं है, नहीं है ऑर्डर में। क्या दिखाइए आप, जो दिखाइए आप। नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, ये ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर जो है 3 कंडीशन बेस्ड है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 10 लाख का निजी मुचलका जिस पर जमानत मिली है। मैंने कहा ना मैं वकील नहीं हूँ लेकिन मैं बोलता जो हूँ पूरा जिम्मेदारी के साथ बोलता हूँ। और आप जो है आपका पासपोर्ट जमा रहेगा, आप विदेश नहीं जा सकते। जो है ये अपने आप में ये दर्शाता है कि जो सस्पिशियस जो एविडेंसेस हैं वो इस तरह आपको बरी करने के लिए नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, अभी बात हो रही थी जो है तमाम सीमावर्ती जो हमारे देश है और जो खिलाड़ियों के लिए, मैं आपके तथ्य से आंशिक तौर पर सहमत हूँ साहब। इतनी बड़ी आबादी है हिंदुस्तान की, इतनी बड़ी आबादी है पाकिस्तान की, इतनी बड़ी आबादी है बांग्लादेश की, और वो दोनों देश हमारे अविभाजित जो है अंग हैं। ये सारे सेलिब्रिटी है, खिलाड़ी, ठीक है, उनकी माँ ने कहा कि वो हमारा बेटा है, उनकी माँ ने कहा हमारा बेटा है। इतनी बड़ी संख्या में अत्याचार हो रहा है, 21% से 1% पाकिस्तान में हो गए हैं, 30% से 5% बांग्लादेश में हो गए हैं। वो किनके बेटे हैं साहब, वो किनके बेटे हैं जरा बताइए आप। जो है शैलेंद्र जी नहीं रुक रहा वो जो है, अगर ये सेलिब्रिटी चाहे वो हिंदुस्तान के हो, चाहे वो पाकिस्तान के हो, चाहे वो बांग्लादेश के हो, अगर ये सब सरकारों से कहें कि हम खेलेंगे तब जब आप इन पर नियंत्रण लगाएंगे, जो है क्या ये कहने को तैयार है? मैं तो इतना बस जानता हूं कि पाकिस्तान के पास 7 लोगों को भेजने की क्षमता थी,
पाकिस्तान के पास 7 लोगों को भेजने की क्षमता थी, तो अरशद को भेजा गया और उनके प्रशिक्षक को भेजा गया। मैं एक बात बहुत स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की घटना का मेरे ऊपर असर ना हो या किसी तमाम सारे सामान्य नागरिक, उसमें हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, सब शरीक हैं, ना हो अंदर ये पीड़ा, मैं मानने को तैयार नहीं, उतना पीड़ादायक है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, और वो ये कि भटकना नहीं है, मुझे अपने मुल्क में रह के मुझे बिल्कुल नहीं भटकना है, मेरी निगाह बिल्कुल साफ है। लेकिन हाँ, मैं सच भी नहीं कहूंगा, ये भी गलत बात है, मैं सच कहूंगा। सबक सीखने की जरूरत है, अच्छे उदाहरण भी रखने की जरूरत है, लेकिन जो जहां गलत है वहां इशारा करने की भी जरूरत है। I'm just coming। जी तो सबसे पहले तो अपने देश के खिलाड़ियों को बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो सर। बहुत बहुत मुबारक हो। और जहां तक अभी आपका एक कोर्ट का फैसले का चल रहा है, हाँ जी, सीएम को और डिप्टी सीएम को जब ये अरेस्ट हुए थे, इनको रिजाइन करना चाहिए था मॉरल सपोर्ट पे, क्योंकि ये पहले सबका रिजाइन मांगते थे, अब इनको करना चाहिए था। अब रहा मसला कोर्ट का मसला, लोअर कोर्ट को इनको बेल देना चाहिए था, क्योंकि अब जब इसमें प्रावधान है पीएमएल कोर्ट में कि 2 साल तक बेल नहीं दे सकते। मैं वकील साहब से पूछना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट को कहां से वो हो गई, जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको बेल दे दिया, तो सेशन को या हाई कोर्ट को इनको बेल देना चाहिए था, क्योंकि चुने हुए प्रतिनिधि भी ये कहीं भाग नहीं सकते। अब सुप्रीम कोर्ट ने वही बात कही है कि ये कहीं भाग नहीं सकते, तो ये पहले ही लोअर कोर्ट को कर देना चाहिए था, 17 महीने बंद नहीं करना चाहिए था, और इन दोनों को चाहिए था रिजाइन करना चाहिए था मॉरल, जैसे पीछे लोगों ने रिजाइन किया। क्या बात है, ईमानदारी की बात जी, ईमानदारी की बात यह है कि नैतिकता का उदाहरण अगर आप रखना चाहते हैं और अगर आप नैतिक बातें करते हैं तो आपको उदाहरण रखना पड़ेगा, तो लिहाजा आपको पहले इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन एक सवाल और भी आपने पूछा, और वो ये पूछा कि लोअर कोर्ट को और हाई कोर्ट को इनकी जमानत को देना चाहिए था, जो कि बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, क्योंकि इधर आपने पॉइंट आउट किया सुप्रीम कोर्ट बहुत ही न्याय संगत जजमेंट्स पास करती है, बहुत ही न्याय संगत। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बेल देने से इनकार किया, इसकी चर्चा मेरे बंधु नहीं करेंगे। 2 बार बात सुन, मेरी बात पूरी होने दें। इसी सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार बेल देने से इनकार किया। तीसरी बार जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सीधा पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पूरी प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा, इसीलिए जरूरी है कि हम इसकी सुनवाई करें। यह जजमेंट में लिखा, जजमेंट पढ़ें आप। इसीलिए जो हमारे बंधु वहां पूछ रहे थे कि क्यों दिया, वो इसलिए था, बहुत ही न्याय संगत डायरेक्शन है, और मैं कहता हूं कि यह जजमेंट बहुत ही अच्छा है। सिर्फ राइट, मैं आया जी जनाब। मैं ये बताना चाहूंगा, जो लॉ में है वो बेल रूल है और जेल एक्सेप्शन है। अभी ट्रायल बाकी है, तो बेल को लेके इतना ह्यू एंड कराई क्यों? लिबर्टी तो कर्टेल नहीं होनी चाहिए आदमी। वकील हैं आप जी? वो वकीलों की जो लैंग्वेज होती है ना, वो बिल्कुल पता, बोले लिबर्टी तो कर्टेल नहीं होनी, जैसा ही कहा आपने। मैं कहा ये तो वकील साहब है। वकील साहब नमस्ते, कहाँ से आना हुआ सर? मैं सर मुजफ्फरनगर से आफ्ताब कैसर एडवोकेट। आफ्ताब कैसर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमारे शो में आने के लिए। जी जनाब अली, मैं आया उसके बाद। हाँ जी, देखिए प्रतीक जी, मैं कह रहा हूँ ये जेल बेल मेल का खेल तो चलता रहेगा भाई। लालू जी आरोपित होने के बाद बेल पे नहीं हैं, वो चलेगा। अब हाई कोर्ट गलत है, सुप्रीम कोर्ट गलत है, बीजेपी गलत है, आम आदमी पार्टी, ये कहने से तो होगा नहीं। आम आदमी जो यहाँ खड़ी है, आम आदमी पार्टी नहीं, जो आम आदमी, वो ये जान रही है कि भाई 10 साल से ये अगर राज्य में थे तो भी क्या किए, आगे भी कुछ नहीं करेंगे। आज चर्चा जो मैंने सवाल पूछा था, उस सवाल पे नहीं कोई आ रहा है। मैं सवाल पूछा कि भैया जब आप गाजा पे बोल सकते हैं, जब आप पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, तो बांग्लादेश के हिंदुओं पे क्यों नहीं बोल सकते? एक एग्जाम्पल दूंगा। जेनेवा में एक सम्मेलन होता है, और भारत को उस समय, भारत में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसमें यह था कि हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और बांग्लादेश में क्या है, उस पर बोलना है। तो यहाँ से कहा जाता है कि नहीं, ये कम्युनल हो जाएगा। आज तो कम्युनल नहीं हो रहा है, आज तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में 1% हो गए हैं, अफगानिस्तान में है ही नहीं है। जो 22-23% बांग्लादेश में थे, वो 7% हो गए। मैं कह रहा हूँ 2 तरह के युद्ध लड़े जाते हैं इस समय। एक युद्ध डायरेक्ट लड़ा जाता है, एक युद्ध इनडायरेक्ट लड़ा जाता है कि उसी देश में हमारा कौन निकल कर आए, राहुल गांधी जी की तरह जो कहे कि नहीं, बस वहां तक तो ठीक था, बाकी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। जी मैं, जस्ट गिव मी अ सेकंड। जी ऑफ कोर्स आई विल गिव यू अ चांस, लेकिन मैं दे दूंगा, आपको दे दूंगा, लेकिन मैंने वहां से कट दिया। जी वो इसलिए कह रहा हूँ, नहीं आगे बढ़िए सर। इसलिए कि जब हम दूसरे देश से कोई बात होती है तो उस समय बीजेपी का बयान नहीं होता, उस समय कांग्रेस का बयान नहीं होता है,
उस समय भारत का बयान होता है। और सलमान खुर्शीद साहब जो बयान देते हैं वो कई देशों के अखबारों में छपा है प्रतीक जी कि भारत में ऐसा हो रहा है। तो मुझे लगता है समग्रता में सोचना चाहिए, संपूर्ण भारत को सोचना चाहिए कि हम सब एक हैं। जी बिल्कुल। एसएन सिंह साहब ने सारी बातें बोल दी कि इसको ये नहीं बोलना चाहिए, उसको वो नहीं बोलना चाहिए, इस सरकार ने ये काम नहीं किया, उस सरकार ने 10 साल में ये काम नहीं किया। इन्होंने पाकिस्तान की भी बात कर दी, इन्होंने बांग्लादेश की भी बात कर दी, इन्होंने हिंदू मुसलमान की भी राजनीति की बात कर ली। लेकिन आज भी 10 साल के बावजूद सरकार, मजबूत सरकार, तथाकथित मजबूत सरकार होने के बावजूद एसएन सिंह साहब महंगाई का मां बोलने को तैयार नहीं है, बेरोजगारी का बा बोलने को तैयार नहीं है। देश में बढ़ती हुई जितनी भी बेरोजगारी है उस पे इनकी कोई चर्चा नहीं कर सकते इनसे आप। देश में बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों पे कोई चर्चा नहीं कर सकते, डीजल के दामों पे चर्चा नहीं कर सकते। आपका दूध, दही, घी, मक्खन, चावल, अनाज, दाल, चावल, सब चीजों के दाम बढ़ गए। प्रतीक जी, अभी मैंने पहले भाग में कहा था ना, तो तीसरी कंडीशन पता क्या है मनीष सिसोदिया के लिए? हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी है। उन्होंने बोला, अरे सर बोला ये ना आम बात है, जो एडवोकेट है उसको अच्छी तरह समझते हैं। हर हफ्ते आपको जाना है थाने, क्या करने जाना है? चाय पानी करने जाना है क्या? दूसरा ये महंगाई की बात कर रहे थे, जो चुनाव परिणाम आने के बाद हर उसमें नहीं होता जो है। अरे रुकिए ना, चुनाव परिणाम आने, अरे यार ये क्या मतलब ये तरीका है प्रतीक? फिर मैं बोलना नहीं दूंगा इनको। जो हुनर हर हुनर आता है, मैं जो है हर हुनर आता है, बोलना नहीं दूंगा। चुनाव परिणाम आने के बाद कर्नाटक पहला राज्य होता है जो डीजल पे 3 रुपए बढ़ाता है, पेट्रोल पे 3 रुपए बढ़ाता है। ये महंगाई है, ये महंगाई पे इनका आना है। दो जवाब, कर्नाटक में डीजल और पेट्रोल पे अपने रुपए क्यों बढ़ाए? दो जवाब दो। अरे प्रतीक जी, इसमें कोई लड़ाई नहीं है। जवाब लीजिए प्रतीक। ना सारी बात एक मिनट धक्का मत दीजिए, पहले दूर रहिए, थोड़ा पीछे होइए, थोड़ा पीछे रहिए, डेकोरम मेंटेन करिए, थोड़ा डेकोरम मेंटेन करिए, थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, ठीक है? इन्होंने बांग्लादेश में जो कहा है, कांग्रेस पार्टी का यही राय है कि हम देश की सरकार के साथ खड़े हुए हैं। हमें वहां पे हिंदुओं की भी चिंता है, हमें वहां पे क्रिश्चियंस की भी चिंता है, हमें वहां पे जितने बुद्धिस्ट हैं उनकी भी चिंता है। अगर आपको इतनी ही दिक्कत है वहां की सरकार से, तो ये बताइए प्रधानमंत्री जी ने जो वहां नए नुमाइंदे चुने गए हैं उनको क्यों उन्होंने धन्यवाद, उनको कांग्रेचुलेशन। प्रतीक जी मैं कह रहा हूँ जो पूछा गया उसको छोड़ के बाकी सब बोल देंगे। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से विवेक सागर, जहाँ से नेशनल खिलाड़ी अभी रहे, उस जिले से मैं हूँ। नर्मदा मैया का क्षेत्र है। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ सर कि तीनों पार्टियां सब एक है, मुख्य मुद्दे से भटकाती हैं ये तीनों पार्टियां। अभी 40 सांसद ऐसे हैं जो कांग्रेस पार्टी से थे और भाजपा में चले गए, उन्होंने देख लिया मोदी लहर है। और मध्य प्रदेश में 40 विधायक ऐसे थे जो कांग्रेस से जीते थे और भाजपा में चले गए। दूसरी बात, अरे तो एक बात बताइए, आप तो कहीं नहीं गए थे, आप अपनी नजर खुला रखिए। मैं आम आदमी हूँ। आम आदमी है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तपेश गौर है, मैं खेती करता हूँ। कितने बीघा जमीन है? मेरी 10 एकड़ जमीन है सर। 10 एकड़? तो खेती में क्या क्या बोलते? सोयाबीन बोलते? सोयाबीन नहीं होता वहाँ, धान होता है। होशंगाबाद में सोयाबीन, इधर मंदसौर की तरफ सोयाबीन है। धान होता है, गेहूँ होता है, मूंग होती है सर। ठीक है, मैं आता हूँ सर। एक सेकंड सर, मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे यहाँ दीदी खड़ी है, ये दोनों सज्जन खड़े हैं। यहाँ शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क होना चाहिए। दूसरी बात और पॉइंट बोलूंगा कि इकोनॉमिकली गैप, आर्थिक गैप जो भारत में हो रहा है, मध्यम वर्गीय गरीब हो रहा है और पैसे वाला और पैसे वाला बन रहा है। एक आदमी अंबानी ने 5000 करोड़ की शादी करी, अंबानी ने 5000 करोड़ की शादी करी। उसमें एक राज्य को यदि वो गोद ले लेता तो उस राज्य का उद्धार। बड़ा मुश्किल है भाई। मैं आ गया। आराम से धैर्य पूर्वक। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ पहले? हाँ जी, मैं मुजफ्फरनगर समझो। सबसे पहले पूरे अपने देशवासी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। अब मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ सर, चाहे कांग्रेस वाले हैं, चाहे आप वाले हैं, चाहे बीजेपी वाले हैं, मुझे इनसे मतलब नहीं है। मैं एक भारत का नागरिक हूँ। मुझे जो व्यवस्था है यहाँ की, अब ये 17 महीने जेल में रहे, इनके खिलाफ सिसोदिया साहब के कोई एविडेंस नहीं आई, तो क्यों जेल में रहे? वो हमारी जो जांच एजेंसी है 17 महीने जेल में रहे, किसी के भी दबाव में, चाहे वो कांग्रेस के दबाव में। टेक योर पॉइंट जी। सर मेरा नाम दीक्षा है, मैं दिल्ली से हूँ और द्वारका मोड़ से मैं आई हूँ। क्या उम्र है? सर 18 इयर्स। 18 साल, ठीक है, बोलो फिर।
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं किसी पार्टी को ब्लेम नहीं कर रही और मैं खुद ही नहीं जानती कि मेरा जो ऑब्जेक्शन है, मुझे जो तकलीफ हुई है वो किस वजह से हुई है, किसकी वजह से हुई है, गवर्नमेंट की वजह से हुई है, मिनिस्टर्स की वजह से हुई है या लोकल इंसानों की वजह से हुई है। सर मेरे पापा 1 जनवरी 2024 से मिसिंग है और उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। मैं SHO सर के पास चली गई, मैं ACP सर के पास चली गई, मैं DCP सर के पास चली गई, उन सबको रिटर्न कंप्लेंट। कौन सा थाना है बेटा? सर मोहन गार्डन पुलिस थाना। मोहन गार्डन पुलिस थाना है। यस सर। और 1 जनवरी से मिसिंग है। यस सर। क्या कह के गए? कुछ रिपोर्ट लिखी गई? सर रिपोर्ट्स हमने लिखवा दी। 3 जनवरी को हमने रिटर्न कंप्लेंट फाइल की थी मोहन गार्डन पुलिस स्टेशन में। उसके बाद हम 20 जनवरी को हम। तुम्हारे कौन है भाई है? इधर कौन से क्लास में बेटा? मैं 9th स्टैंडर्ड में हूँ। 9th में। और आप बेटा? सर मैं अभी 1st ईयर में जाऊंगी। मैं दिल्ली काउंसलिंग का वेट कर रही हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग। दिल्ली यूनिवर्सिटी का। उसके बाद भी उन्होंने रिसीविंग नहीं दी थी। हमने SHO और DCP से भी बहुत रिक्वेस्ट करी थी, उसके बाद में उन्होंने रिसीविंग बहुत। क्या नाम है फादर का तुम्हारे? विनोद कुमार। कुछ नाराज हो के या कुछ? बहरहाल ये उम्र नहीं है, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि अपने माँ बाप, अपने पिताजी जो मिसिंग हैं, उनके लिए एक 9th क्लास का बच्चा और एक 18 साल की लड़की यहाँ खड़ी है। दुखद है। मोहन गार्डन थाने का मामला है। मैं दरखास्त करता हूँ कि इस पर तुरंत कार्रवाई हो, फौरी कार्रवाई हो और इनको ढूंढने में जो भी सूत्र हो वो लगाए जाए। जी मैं आया 1 by 1 एक इधर एक इधर। देखिए, पहले तो बच्ची का जो मैटर है, निश्चित तौर पे आपके चैनल के माध्यम से और अपने माध्यम से भी हम अपील करेंगे जो वरिष्ठ अधिकारी सुन रहे हो कि बच्ची की मदद हो, और मैं अभी कागज लूंगा भी और आगे भी करूंगा। पहली बात। दूसरी, आज इस पे चर्चा चल रही थी, पवन खेड़ा जी किस पार्टी के नेता हैं सर? कांग्रेस के नेता हैं। पवन खेड़ा जी कह रहे हैं कि भैया जो संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति हो, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, उसको रिजाइन कर देना चाहिए। मुझे लगता है इस बात को ये लोग नहीं मानते। तीसरे, एक छोटी सी 10 सेकंड की, अभी हमारे मित्र महंगाई की बात कर रहे थे। आपकी नजर वहीं गई सिर्फ? आप सुन लीजिए ना भैया। महंगाई की बात कर रहे थे, यहाँ सारी पब्लिक सुन ली और पूरी देश की जनता सुन ली। ये भारत की महंगाई है, धर्म आधारित हो गई है। जनवरी में होगी, फरवरी में नहीं होगी। 3 तलाक पे कानून आएगा तो महंगाई हो जाएगी, लेकिन जब हिंदुओं पे हत्या होगी तो महंगाई नहीं होगी। जहां बीजेपी की सरकार आ जाएगी वहां महंगाई डाइन हो जाएगी, और कर्नाटक में इनकी सरकार रहेगी तो महंगाई मौसी हो जाएगी। राइट। मैं आया फिर कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी, ये हमारी पराकाष्ठा है भारतीय जनता पार्टी की कि महंगाई को भी इन्होंने धर्म से जोड़ दिया। महंगाई कभी धर्म से नहीं जुड़ सकती है। अभी जैसे मेरे भाई ने उधर बोला कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है, ये देश में 10 साल की सत्यता है। और रही बात पूरे इस मामले की, देखिए पूरी जो मामला है ये सिद्धांतिक लड़ाई है और सिद्धांत हमारे देश का संविधान है। तो कोई भी पार्टी संविधान के दायरे से बाहर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में यही दिक्कत है, संविधान के बाहर जाके, संविधान के दायरे के बाहर जाके काम करने की कोशिश करी। और भाई साहब, मैं आपका सवालों का जवाब देता हूं। आप पहले महंगाई पर अपने राज्य में महंगाई कम करिए, जहां पेट्रोल और डीजल और बसों का किराया तक बढ़ा दिए हैं, वहां पहले महंगाई कम करिए। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, ये हमारे